तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, देखा था किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है। अब इस लेक्चर में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है म्यूटेशन। तो देखते हैं म्यूटेशन मतलब क्या होता है। तो अपन यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको बोला जाता है म्यूटेशन। चलो, तो म्यूटेशन के बारे में अगर बात करें तो म्यूटेशन को अपन बोल सकते हैं कि इट इज अ सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो म्यूटेशन क्या है? तो अगर अपने जेनेटिक मटेरियल में कोई भी एक सडन चेंज देखा जाता है तो इस सडन चेंज को बोला जाता है म्यूटेशन। तो अपन क्या लिख सकते हैं? म्यूटेशन का अपन फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज अ सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप या फिर जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज देखा जाता है देन दिस चेंज इज नोन एज म्यूटेशन। तो अब अगर बात करें कि सबसे पहली बार म्यूटेशन के बारे में किसने बताया था, किसने रिपोर्ट किया था कि म्यूटेशन मतलब क्या होता है और किस प्लांट में रिपोर्ट किया था, तो अगर अपन बात करें म्यूटेशन की तो सबसे पहली बार इसे रिपोर्ट किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था ह्यूगो डी वेरिस। और जिस प्लांट में इन्होंने रिपोर्ट किया था उस प्लांट का नाम था प्राइम रोज, इवनिंग प्राइम रोज। चलो, तो अपन लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या लिख सकते हैं? इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ह्यूगो डी वेरिस। ये सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था? ह्यूगो डी वेरिस ने रिपोर्ट किया था। और किसने रिपोर्ट किया था? इन इवनिंग प्राइम रोज प्लांट, इवनिंग प्राइम रोज प्लांट। तो क्या हुआ था? सबसे पहले अगर अपन बात करें कि म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट किसने बताया था, तो म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट बताया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था ह्यूगो डी वेरिस। और किसने बताया था? तो ये एक प्लांट में बताया था कि जिसका नाम था इवनिंग प्राइम रोज। चलो, तो अब यहाँ पे म्यूटेशन पढ़ लिया अपन ने। अब बात आती है कि म्यूटेशन किसके वजह से होता है। तो म्यूटेशन यहाँ पे एक पर्टिकुलर एजेंट की वजह से होता है जिसे बुलाता है म्यूटाजेन। तो अब अपन देखेंगे म्यूटाजेन के बारे में। म्यूटाजेन, तो म्यूटाजेन क्या है? अपन लिख सकते हैं कि इट इज अ फिजिकल और केमिकल एजेंट that causes mutation in the organisms। चलो, तो अपन यहाँ पे दो टॉपिक्स देखे। सबसे पहला टॉपिक अपन ने देखा कि म्यूटेशन मतलब क्या होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि म्यूटेशन मतलब क्या होता है। तो म्यूटेशन मतलब होता है कि अगर कभी भी जेनेटिक मटेरियल में कोई भी सडन चेंज देखा गया तो इसी चेंज को बोला जाता है म्यूटेशन। और सबसे पहली बार किसने बताया था इसको? तो सबसे पहली बार बताया था इसको ह्यूगो डी वेरिस ने। और किसमें बताया था? इवनिंग प्राइम रोज वाले प्लांट में बताया था। फिर इसके बाद म्यूटेशन किसके कारण होता है? तो म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन एक फिजिकल या एक केमिकल एजेंट के कारण हो सकता है। और वो जिस फिजिकल और केमिकल एजेंट के कारण ये म्यूटेशन होता है उसी फिजिकल या केमिकल एजेंट को म्यूटाजेन बोला जाता है। तो यहाँ पे अपन ने म्यूटेशन और म्यूटाजेन के बारे में देखा है। तो अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेजेंस के बारे में कि म्यूटेजेंस कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली जब अपन बात करते हैं म्यूटाजेंस के बारे में तो म्यूटेजेंस जो होता है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अपन दो अलग अलग कैटेगरीज में। एक होते हैं फिजिकल म्यूटेजेंस और एक होते हैं केमिकल म्यूटेजेंस। तो अपन फर्स्ट लिख सकते हैं केमिकल म्यूटेजेंस और एक होते हैं फिजिकल म्यूटेजेंस। चलो, तो अपन सबसे पहले देखते हैं केमिकल म्यूटेजेंस। क्या हो सकती है केमिकल म्यूटेजेंस की डेफिनेशन? तो ऐसे केमिकल्स जो क्या कॉज कर रहे हैं? म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज कॉज कर रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अपन केमिकल म्यूटेजेंस। तो केमिकल म्यूटेजेंस में बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स होते हैं, जैसे कुछ बेस एनालॉग्स होते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेस एनालॉग्स होते हैं। जैसे एक हो गया, इसमें एक हो गया 5-ब्रोमो यूरासिल, जिसे एब्रीवेटेड फॉर्म में अपन 5-BU भी बोल सकते हैं। और एक हो गया 5-आइडो यूरासिल, तो ये हो गया 5IU। तो ये सब क्या हो गए?
ये कुछ केमिकल्स है, कुछ बेस एनालॉग्स है, जैसे 5 ब्रोमो यूरासिल हो गया और एक हो गया 5 आयोडो यूरासिल। तो ये कुछ केमिकल्स है जो क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें बोला गया है केमिकल म्यूटेजेंस। इसके अलावा कुछ अल्काइलेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं, अल्काइलेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली कुछ डाइज भी होते हैं, जैसे एक्रिडाइन डाइज भी होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं एक्रिडाइन डाइज। तो इधर अगर अपन ध्यान दें तो केमिकल म्यूटेशन, अपन ने देखा कि म्यूटेजन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं केमिकल म्यूटेजन और एक होते हैं फिजिकल म्यूटेजन। केमिकल म्यूटेजन मतलब क्या, ऐसे केमिकल्स जो जेनेटिक मटेरियल में क्या कॉज करने वाले, कोई चेंज कॉज करने वाले या म्यूटेशन कॉज करने वाले हैं। तो अगर अपन उन केमिकल्स के बारे में बात करें तो कुछ बेस एनालॉग्स होते हैं, जैसे 5BU 5 ब्रोमो यूरासिल, 5IU 5 आयोडो यूरासिल। उसी तरीके से अल्काइलेटिंग और एक्रिडाइन डाइज भी होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूटेशन कॉज करते हैं। अब अगर अपन बात करें फिजिकल म्यूटेजेंस की, तो ये फिजिकल म्यूटेजेंस जो है ये जनरली हार्मफुल रेज होते हैं। अब यहाँ पे दो रेज हो सकती है, एक हो सकती है आयोनाइजिंग रेज और एक हो सकती है नॉन आयोनाइजिंग रेज। तो अपन फिजिकल म्यूटेजेंस को दो कैटेगरीज में करेंगे डिवाइड, एक होंगी आयोनाइजिंग रेज और एक होंगी नॉन आयोनाइजिंग रेज। तो ये दो टाइप की रेज होती है, एक हो गई आयोनाइजिंग रेज और एक हो गई नॉन आयोनाइजिंग रेज। आयोनाइजिंग रेज के अंदर कौन सी रेज आती है, तो आयोनाइजिंग रेज के अंदर आती है एक्स रेज, अल्फा रेज आती है, बीटा रेज आती है, इवन गामा रेज आती है, गामा रेज। तो ये कुछ ऐसी रेज हो गई जो क्या है, आयोनाइजिंग रेज है। आयोनाइजिंग रेज का मतलब पता है क्या है, आयोनाइजिंग रेज का मतलब ये है कि जैसे ये रेज जेनेटिक मटेरियल तक के पहुंचेंगी तो ये क्या करेंगी, वो जो जेनेटिक मटेरियल है उनके मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देंगी और आयनाइज करने के बाद वहां पे कुछ भी चेंज कॉज कर देंगे। इसीलिए फिजिकल म्यूटेशन में दो अलग अलग टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, एक होता है आयोनाइजिंग रेज, मतलब ऐसी रेज जो क्या करने वाली, अगर वो बॉडी में गई और जेनेटिक मटेरियल तक के पहुंची तो वो मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, आयनाइज कर देंगे, और आयनाइज करने के बाद वो क्या करेंगे, वहां पे म्यूटेशन कॉज करेंगी। तो ये हो गए आयनाइजिंग रेज। और अगर मैं बात करूं नॉन आयनाइजिंग रेज की, तो नॉन आयनाइजिंग रेज है यूवी रेज। ये भले ही नॉन आयनाइजिंग रेज है बट ये रेज जो है ये बहुत हार्मफुल है। अगर यूवी रेज डायरेक्टली अपने स्किन पे पड़ती है और वो रेज अगर सेल तक के पहुंचती है तो क्या होगा, जैसे ये रेज अगर जेनेटिक मटेरियल तक के पहुंचेंगी तो ये क्या करेंगी, उस जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन या फिर चेंज कॉज करेगी। और जैसे ही अगर म्यूटेशन या फिर चेंज कॉज होगा तो वहां पे कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के म्यूटेशन होते हैं। अगर केमिकल्स के कारण म्यूटेशन हुआ है तो केमिकल म्यूटेशन, और अगर किसी फिजिकल फैक्टर के कारण म्यूटेशन हुआ है तो इसे बोला जाता है फिजिकल म्यूटेजेंस। तो अभी अपन ने म्यूटेशन और म्यूटेजेंस के बारे में देखा। अब अपन देखेंगे कि कहाँ म्यूटेशन की प्रोसेस होती है। तो अब अपन म्यूटेशंस को डिवाइड करेंगे दो अलग अलग कैटेगरीज पे, पर किस बेसिस पे करेंगे कि वो म्यूटेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है बॉडी में। तो अब अगर बात करूं मैं म्यूटेशन की, तो इसको अपन दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेयर म्यूटेशन इज टेकिंग प्लेस, कि कहां पे म्यूटेशन की प्रोसेस हो रही है। तो इस तरीके से अगर म्यूटेशन को डिवाइड करें तो म्यूटेशन दो अलग अलग जगह पे देखी जाती है। एक होती है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और एक होती है पॉइंट म्यूटेशन, या फिर इसको बोला जाएगा पॉइंट म्यूटेशन, या फिर इसको कहेंगे अपन जीन म्यूटेशन। देखो, तो अपन ने यहाँ पे म्यूटेशन को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक को बोला है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एक को बोला है पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन मतलब क्या होता है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब होता है कि अगर म्यूटेशन की जो प्रोसेस हो रही है कहां पे हो रही है, क्रोमोसोम में हो रही है, तो इस टाइप के म्यूटेशन को बोलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और अगर म्यूटेशन की प्रोसेस हो रही है जीन्स में, तब इस टाइप के म्यूटेशन को बोलेंगे अपन जीन म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अपन कि इफ म्यूटेशन is taking place in chromosomes। अगर म्यूटेशन की प्रोसेस कहां हो रही है, क्रोमोसोम्स में हो रही है, तब इस टाइप के म्यूटेशन को बोल रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन मतलब या जीन म्यूटेशन मतलब इसमें लिख सकते हैं म्यूटेशन is taking place in genes। म्यूटेशन जो है कहां पे प्लेस हो रही है, या म्यूटेशन की प्रोसेस कहां हो रही है, जीन्स में हो रही है। अब
अब ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, इसके भी दो सब कैटेगरीज होते हैं। देखते हो क्या सब कैटेगरीज है? तो एक कैटेगरी होती है जिसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, और एक को अपन बोल सकते हैं, एक को कहा है मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन और अगले को कहा जाता है न्यूमेरिक म्यूटेशन, न्यूमेरिक म्यूटेशन। देखो दोनों का मतलब समझते हैं अपन। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तब अपन बोलेंगे कि इस टाइप का म्यूटेशन क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। तो अपन क्या लिखेंगे, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ chromosome, if the structure of chromosome is changing, then this is morphological mutation। अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तब इस टाइप के म्यूटेशन को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। अगर मान लो म्यूटेशन हुआ, किसमें म्यूटेशन हुआ, क्रोमोसोम में म्यूटेशन हुआ, तो इसको बोलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या उसमें मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन हो रहा है या फिर न्यूमेरिक म्यूटेशन हो रहा है। अगर मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन हो रहा है इसका मतलब क्या कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो इस टाइप के म्यूटेशन बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। और न्यूमेरिक म्यूटेशन मतलब कि अगर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है अगर वो कम या ज्यादा हो रहे तब इस टाइप की कंडीशन को बोलेंगे न्यूमेरिक म्यूटेशन। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंजेस इन दिस म्यूटेशन। तो यहाँ पे अपन ने म्यूटेशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, फिर इसके भी सब कैटेगरीज है, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन और न्यूमेरिक म्यूटेशन। और दूसरी जो कैटेगरी है उसको बोला जाता है पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन, जहां पे म्यूटेशन की प्रोसेस जो होंगी वो एकदम बेसिक लेवल पे होंगी, जिसे अपन बोलेंगे जीन लेवल। तो अब अपन मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन के बारे में अपन बात करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, इस मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में अलग अलग टाइप्स के म्यूटेशन देखे जाते हैं। तो देखते हैं अपन कौन से अलग अलग टाइप के म्यूटेशन इसमें देखे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन क्या है। तो ये एक ऐसा म्यूटेशन है जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो म्यूटेशन देखेंगे इसको बोला जाता है डिलीशन म्यूटेशन। डिलीशन म्यूटेशन, चलो इसको समझते हैं डिलीशन म्यूटेशन के बारे में। जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में कुछ जीन्स प्रेजेंट है। देखो कौन से जीन है, ये मान लो ए जीन है, ये बी जीन है, ये सी जीन है और ये डी जीन है। तो इसको अंदर ही लिख देता हूं मैं, ये हो गया ए जीन, ये हो गया बी जीन, ये हो गया सी और डी जीन। 4 जीन इस तरफ प्रेजेंट है और बाकी के जीन इधर, ई जीन, एफ जीन, जी और एच। तो मान लो एक क्रोमोसोम है जिसमें टोटल 8 जीन्स प्रेजेंट है। कौन से 8 जीन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। 8 जीन्स प्रेजेंट है और ये अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट है। अगर मान लो ये एफ और जी जीन, ये जो एफ और जी जीन है, अगर ये 2 जीन्स क्या हो गए, डिलीट हो गए, तो डिलीट होने के कारण ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर रहेगा, या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, इस तरफ का जो अपन बोलेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा रहेगा, यहाँ पे ए प्रेजेंट रहेगा, बी प्रेजेंट रहेगा, सी और डी, चारों जीन प्रेजेंट रहेंगे, ए बी सी डी दोनों चारों जीन्स प्रेजेंट रहेंगे। बट इधर का जो क्रोमोसोम का जो ये बनेगा स्ट्रक्चर इस तरफ का, वो कैसा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ E और H बस जीन्स प्रेजेंट रहेंगे। क्यों E और H जीन्स प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि F और G जो है ये क्या हो चुके हैं, ये अब डिलीट हो चुके हैं। तो ये हो गया सबसे पहला टाइप का म्यूटेशन मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन कैटेगरी के अंदर, जिसे अपन बोल सकते हैं डिलीशन म्यूटेशन। क्या होगा डिलीशन म्यूटेशन में, तो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में टोटल 8 जीन्स प्रेजेंट है। 8 जीन्स प्रेजेंट है तो ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे एफ और जी नाम के जो जीन्स है ये जीन्स डिलीट हो गए। अब जब ये एफ और जी नाम के डिलीट हो जाएंगे जीन्स, तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा क्रोमोसोम का, इस तरीके का दिखेगा। क्या होगा, एबीसीडी इस तरफ रहेंगे, बट इस तरफ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ई और एच जीन्स रहेंगे। तो इस टाइप के म्यूटेशन को बोला जाता है डिलीशन म्यूटेशन। और यहाँ पे इस म्यूटेशन के कारण क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी चेंज होती है। देखो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड पहले दोनों बराबर थे, मतलब दोनों का लेंथ सेम था, बट क्योंकि यहाँ पे एफ और जी हट गया तो इसका स्ट्रैंड क्या हो गया है, ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर अब कम हो गया है। तो ये हो गया अपना सबसे पहला म्यूटेशन जिसे अपन बोलेंगे डिलीशन म्यूटेशन। तो अब अपन अगले टाइप का म्यूटेशन देखते हैं।
तो नेक्स्ट जो म्यूटेशन है, ये अपन ने सबसे पहला पढ़ा था डिलीशन म्यूटेशन। अब अपन पढ़ेंगे डुप्लीकेशन म्यूटेशन। देखते हैं डुप्लीकेशन म्यूटेशन में क्या होगा। तो अपन सेकंड टाइप का म्यूटेशन पढ़ेंगे और इस म्यूटेशन का नाम है डुप्लीकेशन म्यूटेशन। तो यहाँ पे सेकंड म्यूटेशन है डुप्लीकेशन म्यूटेशन। देखते हैं डुप्लीकेशन म्यूटेशन के बारे में। डुप्लीकेशन म्यूटेशन तो क्या होता है डुप्लीकेशन म्यूटेशन में, समझते हैं अपन। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे कुछ जीन्स है A B C D, ये उसका क्रोमेटिड है और इस क्रोमेटिड में 4 जीन्स प्रेजेंट है, A जीन, B जीन, C जीन और D जीन, ये 4 जीन्स प्रेजेंट है। अब ये क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड और यहाँ पे E F G H, ये 4 जीन्स प्रेजेंट है। अब ये जो 4 जीन्स प्रेजेंट है, अब ये जो जीन्स प्रेजेंट है इसमें से क्या होगा, अब ध्यान देंगे अपन। मैंने यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेशन म्यूटेशन। तो क्या होगा अगर मान लो मैंने कहा कि F, G और H की डुप्लीकेट कॉपीज प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखेगा। अब ये स्ट्रक्चर मेरे को कुछ इस तरीके से दिखेगा। कैसा, A B C D ये क्रोमेटिड में रहेगा और दूसरा जो क्रोमेटिड रहेगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें E F G H तो रहेगा बट एक और बार F G H भी प्रेजेंट रहेगा। तो क्या होगा यहाँ पे F जीन, G जीन और H जीन, ये 3 जीन जो है ये क्या हुए हैं, डुप्लीकेट हुए, इनकी डुप्लीकेट कॉपीज बनी है। इसके कारण क्या हुआ, ये जो क्रोमेटिड था ये क्रोमेटिड बड़ा हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया और इसीलिए डुप्लीकेशन म्यूटेशन को भी मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे अपन ने 2 टाइप के म्यूटेशन पढ़ लिए। अब अपन थर्ड टाइप का म्यूटेशन पढ़ेंगे और थर्ड टाइप का जो म्यूटेशन है इसे बोला जाता है इन्वर्शन म्यूटेशन। तो देखते हैं इन्वर्शन म्यूटेशन मतलब क्या होता है। तो जो थर्ड टाइप का म्यूटेशन है ये है इन्वर्शन म्यूटेशन। चलो तो अब अपन बात करेंगे इन्वर्शन म्यूटेशन की। तो इन्वर्शन म्यूटेशन की जब अपन बात करते हैं तो देखते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये मान लो ये क्रोमोसोम है, इसमें जीन्स है A B C D, 4 जीन्स इधर है और यहाँ पे मान लो E F G H, ये जैसे कुछ जीन्स इधर है H E F G H I, जैसे मान लो ये ऐसे इधर 4 जीन्स प्रेजेंट है और उधर 5 जीन्स प्रेजेंट है। अब मान लो कि इनका सीक्वेंस नॉर्मल कंडीशन में ऐसा है, अगर H वाला अपनी जगह रिप्लेस करके F के पोजीशन पे चल जाए और F वाला अपनी जगह रिप्लेस करके H के पोजीशन पे चल जाए, तब इस कंडीशन को या फिर इस टाइप के म्यूटेशन को बोला जाता है इन्वर्शन म्यूटेशन। अब क्या होगा, तो अब ये जो क्रोमोसोम है इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे A जीन रहेगा, B जीन रहेगा, C और D जीन रहेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, E रहेगा, फिर यहाँ पे H आ जाएगा, G F और I। तो यहाँ पे जो जीन्स की पोजीशन है ये पोजीशन चेंज हो जाएगी और इसी टाइप की मतलब इन्वर्स हो जाएगी, F के बदले H, H के बदले F। तो ये इन्वर्स होने के कारण ही इस टाइप की म्यूटेशन को इन्वर्शन म्यूटेशन कहा जाता है। तो अब अपन नेक्स्ट टाइप का म्यूटेशन देखते हैं और इस टाइप के म्यूटेशन का नाम है ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। तो अब अपन फोर्थ टाइप का म्यूटेशन देख रहे हैं, इसका नाम है ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। तो होता क्या जनरली इसके बारे में अपन समझेंगे। चलो देखो, तो जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट है A B C D E F G H, ये कुछ जीन्स प्रेजेंट है और मान लो यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में भी जीन्स प्रेजेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मान लो ये 2 क्रोमोसोम्स है और दोनों क्रोमोसोम्स में अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है। अब मान लो ये E F और G ये जीन्स अगर यहां से निकल के ट्रांसफर होकर अगर दूसरे क्रोमोसोम में शिफ्ट हो जाए तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा A B C D और यहाँ पे सिर्फ H बचेगा। और अगर दूसरे क्रोमोसोम के बारे में बात करो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये क्रोमोसोम का स्ट्रैंड बढ़ जाएगा, ये कैसा हो जाएगा 5 6 7 8 और ये आ जाएगा E F G H। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो E F G H है ये सामने आ जाए और 5 6 7 8 उसके बाद आए। इस टाइप के म्यूटेशन को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। तो ये अपन ने चौथे टाइप का म्यूटेशन पढ़ा है। अब अपन अगले टाइप का म्यूटेशन पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का म्यूटेशन है इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल म्यूटेशन। अब समझेंगे अपन कि रेसिप्रोकल म्यूटेशन मतलब क्या होता है। देखते हैं रेसिप्रोकल म्यूटेशन के बारे में। तो नेक्स्ट जो म्यूटेशन है फिफ्थ टाइप का म्यूटेशन है और इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल म्यूटेशन। चलो तो देखते हैं अपन रेसिप्रोकल म्यूटेशन के बारे में। तो ये मान लो कि ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में मान लो जीन्स है A B C D, 4 जीन्स प्रेजेंट है, इधर है E F G H, ये 4 जीन्स इधर प्रेजेंट है। अब मान लो ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में यहाँ पे 1 2 3 4
और यहाँ पे 5 6 7 8 ये कुछ जीन्स प्रेजेंट है। तो मेरे पास यहाँ पे दो डिफरेंट क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में ABCDEFGH जीन्स प्रेजेंट है और एक क्रोमोसोम में 1 2 3 4 5 6 7 8 जीन्स प्रेजेंट है। अब अगर मान लो ये EFGH जो जीन्स है ये ट्रांसफर होके इधर आ गए और ये 5 6 7 वाले जीन्स ट्रांसफर होके उस तरफ चले गए, तब इस तरह की कंडीशन को बोला जाता है रेसिप्रोकल म्यूटेशन। अगर इस तरीके का म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, ये वाले क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7। तो अब ये क्रोमोसोम में कैसे जीन्स प्रेजेंट है, ABCD 5 6 7 H। और अगर इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा EFG। तो अगर रेसिप्रोकल म्यूटेशन मतलब क्या है कि यहाँ के जीन्स इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे और इधर के जीन्स उस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, और इसी टाइप के म्यूटेशन को बोलेंगे अपन रेसिप्रोकल म्यूटेशन। और यहाँ पे अपन ने पूरे मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन को पढ़ लिया है, जहां पे अपन ने देखा कि जो जीन्स है उनके क्या हो रहा है, चेंज होने के कारण क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और इसीलिए इस टाइप के म्यूटेशन को मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन कहा जाता है। तो अब अपन नेक्स्ट टाइप का म्यूटेशन देखते हैं। इस टाइप की म्यूटेशन जो भी अपन पढ़ने वाले हैं इसको बोला जाता है न्यूमेरिक म्यूटेशन। तो अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिक म्यूटेशन को पढ़ना। न्यूमेरिक म्यूटेशन, अब अगर न्यूमेरिक म्यूटेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा। अब अगर न्यूमेरिक म्यूटेशन को अपन क्लासिफाई करें तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक होता है यूप्लॉइडी और एक होता है एनीप्लॉइडी, सेकेंड होता है एनीप्लॉइडी। तो ये दो टाइप होते हैं इसके। देखते हैं यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है, अगर क्रोमोसोम नंबर सेट से बढ़ रहे हैं या कम हो रहे तब इस कंडीशन को बोला जाता है यूप्लॉइडी। तो अपन लिख सकते हैं क्रोमोसोम नंबर चेंजेस बाय अ सेट। अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो रहे सेट से, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो जैसे अगर एक क्रोमोसोम का सेट बढ़ा या कम हुआ तो उसको अपन बोलेंगे हैप्लॉइड। तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, अगर एक सेट है क्रोमोसोम का तो इसको अपन बोलेंगे हैप्लॉइड। फिर अब अगर दो सेट है तो इसको बोलेंगे अपन डिप्लॉइड सेट्स चेंज हुए। अगर तीन सेट है तो इसको अपन कहेंगे कि ट्रिप्लॉइड सेट चेंज हुए। और अगर बहुत सारे सेट्स अगर चेंज होते या तो बढ़ते या कम होते तब इसको बोला जाता है पॉलीप्लॉइडी। यहाँ पे अपन लिखते हैं अगर मेनी सेट्स तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पॉलीप्लॉइडी। यहाँ पे बहुत सारे सेट्स जो है क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीप्लॉइडी। तो ये हो गया यूप्लॉइडी, जो सबसे पहला टाइप होता है न्यूमेरिक म्यूटेशन का। क्या देखा अपन यूप्लॉइडी में अपन ने ये देखा कि अगर क्रोमोसोम का नंबर सेट से बढ़ रहा है, सेट से मतलब पहले या तो एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है या एक क्रोमोसोम कम हो रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे कि ये क्या हो गया, हैप्लॉइड क्रोमोसोम चेंज हो रहा है, मतलब या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। उसी तरीके से दो अगर चेंज हो रहे तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स चेंज हो रहे हैं, तीन चेंज हो रहे हैं तो उसको ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोम्स में चेंज देखा जा रहा है। और अगर तीन से ज्यादा या बहुत सारे क्रोमोसोम्स में अगर सेट्स में अगर चेंज है तो इसको बोला जाता है पॉलीप्लॉइडी। अब एनीप्लॉइडी के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो एक या दो नंबर से चेंज होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर चेंजेस बाय 1 और 2। यहाँ पे क्या होगा, या तो +-1 होगा और +-2 होगा, या तो +-1 हो सकता है या फिर +-2 हो सकता है। चलो तो अपन देखते हैं एनीप्लॉइडी के अलग अलग कैटेगरीज को। तो एनीप्लॉइडीज की दो कैटेगरी होती है, एक अपन देखेंगे जहां पे क्रोमोसोम्स जो है ये कम हो रहे हैं और एक अपन देखेंगे जहां पे क्रोमोसोम्स बढ़ रहे हैं। देखो ये जितनी भी अपन म्यूटेशन पढ़ रहे हैं कैटेगरी, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हैं जिसको बोल रहे हैं म्यूटेशन मतलब जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाना। अगर यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम हो रहा है या दो क्रोमोसोम कम हो रहा है इसका मतलब क्या, जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो रहा है। एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, दो क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या, जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो रहा है। इसीलिए अपन इसको भी पढ़ रहे हैं, एनीप्लॉइडी को भी अपन पढ़ रहे हैं न्यूमेरिक म्यूटेशन के अंदर। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन अपन देख सकते हैं, इसमें अपन सबसे पहली कंडीशन देख सकते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं पॉलीप्लॉइडी को। यहाँ पे अपन लिखेंगे -1। अगर मान लो ये क्रोमोसोम का पेयर है, ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अगर एक क्रोमोसोम चले गया और सिर्फ एक क्रोमोसोम बचा, तब इस कंडीशन को बोला जाता है मोनोजोमी। तो ये फर्स्ट कंडीशन जो अपन पढ़ रहे हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है मोनोजोमी। व्हाट इज मोनोजोमी? तो मोनोजोमी का मतलब है कि अगर जो पेयर है क्रोमोसोम का, उसमें से अगर एक क्रोमोसोम चले गया या चेंज हो गया, हट गया और सिर्फ एक क्रोमोसोम बचा है, तब इस कंडीशन को बोला जाता है मोनोजोमी। सेकंड कंडीशन जो होती है इसको बोला जाता है नलीजोमी।
सोमी। अब देखते हैं नली सोमी मतलब क्या। जैसे मान लो दो क्रोमोसोम के पेयर, एक क्रोमोसोम का पेयर प्रेजेंट है जिसमें दो क्रोमोसोम है। अब क्या हुआ, मान लो दोनों क्रोमोसोम चले गए, -2, इसमें अपन लिखेंगे -1 और इसमें लिखेंगे अपन -2। अगर दोनों क्रोमोसोम्स अगर म्यूटेट हो जाते हैं या फिर हट जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, दो क्रोमोसोम्स हट जाएंगे और 9 क्रोमोसोम्स बचेंगे, मतलब कोई भी क्रोमोसोम्स नहीं बचेंगे। तो यहाँ पे अब क्रोमोसोम्स नहीं बचेंगे, इसीलिए इस कंडीशन को बोला गया है नलीजोमी। तो ये हो गया अपनी सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे अपन ने देखा जहाँ पे क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं। अब अपन अगली कंडीशन देखेंगे जहाँ पे क्रोमोसोम्स बढ़ रहे हैं। तो या तो क्रोमोसोम का नंबर 1 बढ़ेगा या तो 2 बढ़ेगा। सबसे पहले देखते हैं अगर 1 बढ़ता है तो क्या होगा। तो अब जो अपन कंडीशन पढ़ेंगे, थर्ड कंडीशन है, इसको बोला जाता है ट्राइजोमी। ट्राइजोमी मतलब क्या, पहले से एक क्रोमोसोम का पेयर प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम का पेयर पहले से प्रेजेंट है और इसमें क्या हुआ, एक और क्रोमोसोम ऐड हो गया। तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, 3 क्रोमोसोम हो गए। जनरली क्रोमोसोम का पेयर होता है, 2 क्रोमोसोम उसमें पाए जाते हैं, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक क्रोमोसोम और ऐड हो गया और ऐड होने के कारण इसको अपन बोलेंगे ट्राइजोमी। ट्राइजोमी क्यों, क्योंकि अब टोटल 3 क्रोमोसोम्स है। और लास्ट जो है इसको बोला जाता है टेट्राजोमी। टेट्राजोमी इसका मतलब क्या कि पहले से एक पेयर है क्रोमोसोम का, मतलब 2 क्रोमोसोम्स पहले से प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, तो 2 क्रोमोसोम और बढ़ जाएंगे और इस कंडीशन को बोला जाएगा टेट्राजोमी। तो ये होती है कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस। अगर न्यूमेरिक म्यूटेशन के बारे में बात करें तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है यूप्लॉइडी और एक होता है एनीप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेट से बढ़ेंगे, सेट्स बढ़ेंगे। अगर एक सेट बढ़ रहा है मतलब हैप्लॉइड सेट बढ़ा, डिप्लॉइड सेट बढ़ा, ट्रिप्लॉइड सेट बढ़ा और बहुत सारे बड़े हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। ये कम भी हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एनीप्लॉइडी के बारे में मैं बात करूं तो एनीप्लॉइडी में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 1 या 2 ही चेंज होगा और जब क्रोमोसोम नंबर 1 या 2 चेंज होगा तो यहाँ पे इस टाइप की कंडीशन को एनीप्लॉइडी बोलेंगे। अब अगर कम होते हैं क्रोमोसोम्स तो यहाँ पे 2 कंडीशन देख सकते हैं, एक होंगी मोनोजोमी मतलब एक क्रोमोसोम कम हुआ, एक होंगी नलीजोमी मतलब दोनों क्रोमोसोम चले गए। दोनों क्रोमोसोम चले गए तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी क्रोमोसोम नहीं बचेगा। और फिर या तो अगर क्रोमोसोम बढ़ रहे तो इसमें भी 2 कंडीशन देख सकते हैं, एक होंगी ट्राइजोमी जहाँ पे एक क्रोमोसोम और बढ़ जाएगा और एक होंगी टेट्राजोमी जहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स और ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने न्यूमेरिक म्यूटेशन को भी पढ़ लिया है।